हेलो फ्रेंड्स, एलएसएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राज भारद्वाज, आपका दोस्त, आपका भाई, लेकर आया हूँ आज आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट लॉ पेपर 2 का एनालिसिस, जो कि 29 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो प्यार और सपोर्ट आपने हमारे चैनल को दिया है उसके लिए। चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पेपर की, तो दोस्तों इस वीडियो में पेपर 1 के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर 1 का जो एनालिसिस है वो आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे। यहाँ पे हम ज़्यादातर पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर देखा जाए पेपर 2 का जो लेवल था लो वाले पेपर का, वो हम मॉडरेट और टफ़ के बीच में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसका रीज़न ये नहीं है कि इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आउट ऑफ कोर्स थे या फिर बहुत इर्रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, बल्कि इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इसका जो स्ट्रक्चर था, जो इसका पैटर्न था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। अगर आप इस पूरे पेपर को अगर आप डिवाइड किया करेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है इसको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे अजर्शन और रीजन से। दूसरा जो आपका टाइप क्वेश्चन आए थे वो थे मैच द फॉलोइंग के। जो आपके तीसरे टाइप के क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे गए थे ऑड वन आउट वाले, जो कि आपने देखा होगा, जिसमें मतलब 4-5 ऑप्शन होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें ठीक है, ए बी सी बी डी, इस तरह का क्वेश्चन। और आपके जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो पूछे गए थे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको एक पैसेज पढ़ना था और उसके साथ एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको आंसर करना था उस पैसेज से पढ़ के। और इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो 4-5 थे और हर पैसेज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है दोस्तों। अगला जो इसका 5वें काइंड्स में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपर को, वो था आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। आपसे केसेस का ऑर्डर पूछा गया था, आपसे ज्यूरिस्ट की बुक्स का ऑर्डर पूछा गया था, आपसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स का ऑर्डर पूछा गया था, और भी बहुत सारे आपसे ऑर्डर पूछे गए थे। और आपका जो लास्ट टाइप आता है वो आता है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है कि बताइए ये किस सेक्शन में दिया गया है, जो कि नामात्री था, या कि आप कह सकते हैं कि मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही उसमें होंगे। और अगर हम बात करते हैं टॉपिक से, तो दोस्तों आप टॉपिक सुन के मतलब हैरान रह जाएंगे कि जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं, क्वेश्चन जनरली उन्हीं से पूछा गया था। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13 से क्वेश्चन था। अगर आपको याद हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। आपका आर्टिकल 14 से क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। आपका एक आर्टिकल 14-15 दोनों को मिलाकर क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि भाई सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर किया जा सकता है। दूसरा आपका 19 आर्टिकल से क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि भाई आप बताइए कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के किस सबसेक्शन के तहत दिया गया है। आपसे आर्टिकल 22 से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि बताइए कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को सामने पेश करना होता है और उसको 24 क्या कहते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट बताना पड़ता है कि आपको किस बिहाफ पे आपको मतलब अरेस्ट किया जा रहा है। आपका आर्टिकल 29 और 30 से भी क्वेश्चन था कि जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है कि वो अपने खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आपका आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। आपका आर्टिकल 253 जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो आपका सेंटर है वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे कब लॉ बना सकता है, जब उसको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन, ये जो आपको मैंने सेक्शंस बताए हैं, ये हर बार जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस इस बार जो इनका पूछने का तरीका था वो अलग था। आपसे डायरेक्ट ना पूछ के आपसे मैच द फॉलोइंग के वे में पूछा गया, आपसे ऑड वन आउट के वे में पूछा गया, आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पूछा गया। तो इसी कारण से ये जो पेपर है आपका टफ़, मॉडरेट टू टफ़ के बीच में आता है। तो चलिए दोस्तों अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, तो जूरिस्प्रूडेंस में आपसे बहुत सारी डेफिनेशंस पूछी गई थी। आपसे जूरिस्ट की बुक्स को पूछा गया था कि आपको इनको ऑर्डर वाइज लगाना था। आपसे लॉ और मोरालिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट पूछा गया था कि लॉ और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल लॉज की, या फिर आपका कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कंपनी लॉ के, तो उसमें आपसे एक क्या कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए थे। आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कोवर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर आपको मतलब थ्रेट कर आपसे अगर कंसेंट ली जाए तो वो क्या कहलाएगा।
आपका इसमें लालमन शुक्ला और गौरी दत्त वाला केस था, अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट भेज दिया गया था कि जो ऑफ़र होता है वो कब एक्सेप्टेड माना जाता है, ठीक है ना, तो उसका एक केस था। अब हम बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो आपका प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन आया था, सेक्शन 102 या 103 शायद पूछा गया था हमसे। एफरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें बताया गया था कि 2 पर्सन आपस में लड़ते हैं और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं। आपका अनलॉफुल असेंबली से भी क्वेश्चन था, उसी के अंदर एक पॉइंट डाला हुआ था। आपका सेक्शन 376 डीबी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई अगर 12 साल से छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे किडनैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर एज 16 साल से नीचे है मेल के केस में, 18 साल से नीचे है वुमेन के केस में, फीमेल के केस में, या फिर अगर किसी लुनेटिक को या फिर अनसाउंड पर्सन को उसके पेरेंट्स से या उसके गार्जियन से अलग किया जाए बिना उनकी क्या कहते हैं कंसेंट के, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका था। आपका ट्रेसपास से क्वेश्चन आया था कि ट्रेसपास, लुकरिंग ट्रेसपास और इन सबको मैच द फॉलोइंग करके आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और आपके केसेस आए थे, जैसे कि आपने देखा होगा आपका ये नॉन स्मोकिंग वाला केस, अगर आप लास्ट 3-4 साल पिछले पेपर भी उठा के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये इसमें जो मुरली देवराय करके जो केस है उससे रिलेटेड जो है ये आपका। अगर हम हिंदू लॉ में बात करते हैं तो आपका एडॉप्शन से क्वेश्चन था कि वैलिड एडॉप्शन मतलब कौन है, जो वैलिड मतलब कैपेसिटी टू गिव एन अडॉप्शन, कैपेसिटी टू टेक एन अडॉप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपका स्पेंडर रिलेशनशिप से क्वेश्चन था कि जो आपका स्पेंडर रिलेशनशिप है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ना। आपका बाईगैमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद बाईगैमी या बायएक्सोगैमी ऐसे कुछ लिखा हुआ था वर्ड, जिसमें आपको बताना था कि ये सिर्फ वैलिड है या वैलिड और पनिशेबल है या वैलिड नॉट पनिशेबल है, इस तरह का क्वेश्चन था आपका। आपका अगर मुस्लिम लॉ की बात करा जाए तो आपका ट्रिपल तलाक से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ट्रिपल तलाक जो है वो क्या कहते हैं वॉइड है या वॉइडेबल है और उसकी पनिशमेंट कितनी है, किस सेक्शन में दी गई है। आपका आर्टिकल 377 से भी शायद क्वेश्चन था। आपका नवजोत सिंह वाला केस था, दीपक मिश्रा वाला जिससे आपसे केस पूछा गया था उससे रिलेटेड था। और आपका मेंटेनेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई जो मुस्लिम वुमेन है वो मेंटेनेंस कब ले सकती हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ले सकती हैं या फिर क्या कहते हैं अपने चाइल्ड्स के रिलेटेड भी ले सकती हैं, इस तरह का क्वेश्चन था आपका। और दोस्तों आपका अगर देखा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया था जो कि मैच द फॉलोइंग में ही था कि आपको जुरिडिक्शन पूछी गई थी कि बताइए नेशनल कमीशन की जुरिडिक्शन कहाँ पर है, स्टेट कमीशन की जुरिडिक्शन कहाँ पर है या फिर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की जुरिडिक्शन कहाँ पर है, इसलिए रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम बात करें एक क्वेश्चन आपका आईटी एक्ट 2066 आईटी एक्ट से भी क्वेश्चन आपको पूछा था जो कि रिपीट हुआ था, मतलब रिपीट इन सेंस मतलब दोनों ही पेपर 1 में भी सेम क्वेश्चन था और वही सेम क्वेश्चन उठा के पेपर 2 में डाल दिया गया था, तो ये वाला आपका क्वेश्चन आया था। अगर बात करते हैं आपकी क्या कहते हैं बिना सर पैर वाले क्वेश्चनों की, मतलब जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब हमारी रीच से बाहर है, तो जैसे कि आपका वो अमेरिकन अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन आया था कि भाई बताइए इनको ऑर्डर वाइज लगाइए, इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन थे। अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें तो आपका वाइकरस लायबिलिटी से क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं आपका इन्वायरमेंट से, तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन, इनका मैच द फॉलोइंग में आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन था। स्टेटलेसनेस से आपका क्वेश्चन था जो कि आपका इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। उसके बाद आपका पूछा गया था कि भाई जो वर्ड इंटरनेशनल लॉ है फर्स्ट टाइम किसने मतलब यूज़ किया, तो इसका आंसर जनरल बेंथम था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पेपर जो था हमारा वो मिला जुला के जो है आपका आया तो कोर्स से ही है, ठीक है ना, बस आपके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था। जी, अगर मेरे किसी भाई या बहन को अगर कोई क्वेश्चन याद हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम देख सकें। जितना मुझे याद था मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे क्या है कि हम इनके क्वेश्चन से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पेपर ऐसा तो है नहीं हमारा पेपर 1 की तरह कि रिपीट होगा, हर बार आएगा तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है उनको मैं अभी से एडवांस में ही अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ, है ना, कि भाई आपने मेहनत की, आपको उसका फल मिलता है। और जिन भाइयों का पेपर अच्छा नहीं हो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, हथियार मत गिराओ, तैयारी करते रहो, लगे रहो, अपनी इस एग्ज़ाम में जो गलती हुई हैं उनसे सीखो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है दोस्तों। होता क्या है कि कई बार इस कंपटीशन एग्ज़ाम में लक भी बहुत मैटर करता है। आप मैं एग्जांपल देके देखूँ तो देखो 4 लोग हैं, वो अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं, अलग अलग वीडियो रेफ़र कर रहे हैं, किसी के पढ़े हुए 8-10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल गए, किसी का पढ़ा हुआ एक भी नहीं मिला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। सबका एग्ज़ाम एक बार अच्छा नहीं होता है,
कुछ लोगों का जो फर्स्ट वाला पेपर था मतलब 2019 में दिया था, है ना, उन लोगों का क्लियर हो गया, लेकिन वो दोबारा जब JRF के लिए बैठे तो उनका ये वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो ये चलता रहता है, तो आपको हार नहीं माननी है, तैयारी अपनी करते रहना है कंटिन्यूसली और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे अभी पेपर एनालाइज करने का जो मेन पर्पस था वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना नहीं था कि कौन सा है कौन से नहीं आए, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हुए हैं, पेपर दे के आए हैं। बस आपको ये बताना था कि दोस्तों आजकल का जो हमारा पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, ये कहीं ना कहीं आपका जो हाई जुडिशियल के पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड उनके हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। अब मतलब वो टाइम नहीं रहा कि आप पेपर से 10-20 दिन पहले पढ़ के आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट कम से कम एक बार पूरा कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है कि आपसे बेसिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएँ कि बताइए भाई ये पार्डन पावर किस पर है, कितने सेक्शन में है। वैसे ये भी शायद एक क्वेश्चन आया था पार्डन पावर से रिलेटेड प्रेसिडेंट का। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको डायरेक्टली वन वर्ड मिल जाएंगे, और ना ही कोई ऐसे टॉपिक बताना अब आसान होगा कि भाई कौन सा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में जो मतलब आप कह सकते हैं जो सिलेक्शन जो मतलब एग्ज़ामिनर पेपर बना रहा है उसका जो पर्पज़ हो रहा है वो बच्चों को लेना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सबको पता है कि भाई आज के टाइम में इतना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है कि एक पोस्ट के लिए मतलब लाखों लोग फॉर्म भरने के तैयार हैं। तो उनको पता है कि भाई बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, तो कैसे उनको निकाला जाए, कैसे मतलब छाटा जाए। तो अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मतलब निकालने के लिए बनाया जा रहा है पेपर। तो आपको इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी तरफ से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। मैं आपसे कुछ ऐप डिस्कस करूँगा जिन्होंने मेरी इस बार पेपर में बहुत हेल्प की थी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर चाहेंगे तो, ठीक है ना। 3 ऐप हैं, है ना, जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा या लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसने एग्ज़ाम मेरी बहुत हेल्प की थी, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो होता क्या है कि एग्ज़ाम से लास्ट टाइम पे मतलब 3-4 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार अब बस बहुत हो गया, बुक से नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों ना वीडियोस देख ली जाए, क्यों ना किसी के टेस्ट सीरीज़ देख ली जाए। तो दोस्तों उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट इन सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं अपना। पर होता क्या है कि दोस्तों देखो अगर आपने 1 घंटे की कोई वीडियो देखी जिसमें मान लो 50 MCQ डिस्कस किए गए हैं और उसमें से 40 क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते हैं या फिर 30 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं, 10-20 क्वेश्चन आपने अक्सर सीखे, लेकिन आपको 10-20 क्वेश्चन सीखने के लिए आपको पूरा घंटा लगा दिया। और ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में जो है आपका एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो टाइम आप वीडियोस पे खर्च कर रहे हो, मतलब MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर लास्ट डे पेपर कर रहे हो, उस तरफ ध्यान ना दे के अपनी प्रॉपर जो आपकी बुक है या गाइड है उसको पढ़ना स्टार्ट करें और अलग अलग जगह ना भागें, ठीक है ना। 1000 बुक्स पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को 1000 बार पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लियरिटी, जितना ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे उतना पेपर अच्छा आपका बेटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में लिए इतना ही था, ठीक है ना। अब मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियोस डाली थी 1000 MCQ की। तो उस वीडियोस में क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई है देख के कि मेरे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी तैयारी इतनी अच्छी चल रही है, जो देख के बता सकते हैं कि भाई कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो उनका मैं मतलब तहे दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ कि यार आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि मैंने जो ये वीडियो थी ये लास्ट ईयर मतलब एक बुक थी मेरे पास, वहाँ से मैंने सीधे इसके क्वेश्चन आंसर पीछे जो दिए होते हैं वो आपसे जनरली बस अपनी आवाज़ में उनको बोला और उनके आंसर टिक लगाए। तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी ऑलरेडी पहले से बुक के अंदर, जो मैं रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान नहीं दे पाया, तो इस वजह से मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए। तो पहले तो मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी कि यार लोग काफ़ी कमेंट मार रहे हैं तुम्हारी वीडियो में ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी मतलब आप लोगों को, बल्कि मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि आप उस वीडियोस में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि रॉन्ग हैं वो और उनके आंसर्स अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे या फिर आप मेरे को रिकॉर्ड करके, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको दे दूंगा या फिर आप मेरे इसमें नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे को भेजेंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड तक दूंगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप मेरे को देंगे, इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। देखो वो जो मैंने वीडियो बनाई है 1000 MCQ वाली, उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत हैं, मुश्किल से आपको 10 या 12 क्वेश्चन गलत मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है 15-20 भी हो जाएँ, ठीक है। लेकिन 1000 में से अगर 15-20 निकल जाए तो 900 क्वेश्चन तो आपके काम के हैं ना दोस्तों, और वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, उस वीडियो में मैंने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा हो जो हमारा नेट का नहीं है, चाहे आपका जूरिस्प्रूडेंस हो, लॉ ऑफ टॉर्ट हो, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, कंपटीशन एक्ट हो, आपका IPC CRPC, सबका मतलब ओवरऑल एक तरह से मिक्स
क्वेश्चन उसके अंदर थे। अगर आप उसको देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। मैंने उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी उसमें डाले हैं अपनी तरफ से काफ़ी, और काफ़ी उसमें कंसेप्ट भी आपको क्लियर किए हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सिर्फ ना ही खाली एंटी यूजीसी नेट के लिए, बल्कि जो LLB LLM या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो एक रामबाण की तरह वीडियो साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें, उसमें मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं वो मुझे बताएं, मार्कआउट करें और मेरी हेल्प करें, ताकि आपको भी इससे वीडियो से फ़ायदा हो सके और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात अब मैं करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से जो कि नए नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा भी नया चैनल है, तो जब नया चैनल बनता है तो आदमी बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसके सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, उसकी वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और वीडियो बनाना छोड़ देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको लगे रहना है। किसी को नहीं पता कब आपका टाइम चेंज हो जाए, कब तुरंत आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है जनरली जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है कि भाई हम इसमें कीवर्ड्स क्या डालें, टेक्स्ट क्या डालें, टाइटल क्या रखें और इसका थंबनेल क्या रखें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम मतलब प्रमोट कैसे करें, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जब हम इसको रिलेटिव्स को भेजते हैं तो वो लोग देखते नहीं हैं। जब हम किसी ग्रुप पे शेयर करते हैं तो उस ग्रुप में हमारी वीडियोस को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं होता कि अपनी वीडियो कहाँ भेजें। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ग्रुप बनाया है DM के नाम से, DM हेल्प के नाम से, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हेल्प है, जो टेलीग्राम ग्रुप है एक, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन करें। और उस ग्रुप के अंदर मैं आपको SEO के बारे में बताऊंगा कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे हमें टैग्स लगाने चाहिए ताकि हमारी वीडियो वायरल हो, कैसे हमें। और इतना ही नहीं, वो जो ग्रुप है वो एकदम मतलब फ्री है, उसमें कोई लॉक नहीं लगा रखा है। आप चाहे जितनी अपनी वीडियो उसमें शेयर कर सकते हैं, आप बाकी लोगों को देख सकते हैं और अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप वीडियो को मतलब वायरल कर सकते हैं, अपने चैनल को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलके हेल्प करेंगे दोनों। और दोस्तों हाँ, एक बात और जो मैं आपसे बताना चाहता था, जो मतलब मिस हो गई बात में, वो ये है कि मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप अगर चाहें, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको जो है ना मतलब अपना जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद खुद से सुनें। ठीक है ना, कई बार क्या होता है हम एक बार पढ़ लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि उसको दोबारा से सुन सकें या दोबारा पढ़ सकें। लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि जब उसको बार बार सुनेंगे अपनी खुद की आवाज़ को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आपकी साउंड कैसी है, आप कैसे बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। इतना ही नहीं, आप दूसरा आपको नॉलेज भी होगी, आप खुद के कंटेंट आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा। दूसरी बात, आप दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, किसी को भी, चाहे आपके घर में कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो, मैंने किसी से सीखा था कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हो और किसी ऐसे आदमी को वो पढ़ाते हो जिसको उसके बारे में ABCD नहीं पता, और वो टॉपिक आपको सेम एज इट इज़ आपको रिपीट कर देता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका वो रिपीट जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोस्तों अगर आप खुद किसी को नहीं समझा पाओगे अच्छे से, तब तक इसका मतलब यही रहेगा कि आप भी कहीं ना कहीं डाउट में हो। तो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और आप वीडियोस नहीं बनाए तो ऑडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने, ठीक है ना। और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं हमारे इस चैनल पे जुड़ना, हमारे साथ वीडियो बनाना, है ना, तो आप मोस्ट वेलकम। ये आपका चैनल है, खुद का आपके भाई का चैनल है, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपना कंटेंट हमारे चैनल पर डलवा सकते हैं, या फिर हम हमारी कुछ हेल्प करना चाहें, जैसे कि कुछ रिकॉर्डिंग के टाइम पे या फिर एडिटिंग के टाइम पे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको उसके बदले में कंसिडरेशन भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी मेहनत होगी और रिवॉर्ड हम लेंगे, जो भी होगा सब आपस में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।